जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं परिमेय संख्याओं की। क्लास 10 के मैथ का पहला चैप्टर चल रहा है और इस चैप्टर के अंतिम भाग में हम हैं और इसमें एक सेक्शन है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। आज हम उन्हीं की बात करेंगे। तो यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिख दिया है। परिमेय संख्याएं वैसी संख्याएं होती हैं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है, उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। और q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। जैसे दो परिमेय संख्या है। कोई भी पूर्णांक परिमेय होता है, चाहे ऋणात्मक हो चाहे धनात्मक हो। 2 परिमेय संख्या है, 5 परिमेय संख्या है, -3 परिमेय संख्या है, 0 परिमेय संख्या है, -4 परिमेय संख्या है। इसी प्रकार से 2/3 परिमेय संख्या है। तो ऑलरेडी p/q के रूप में लिखा ही हुआ है। p/q का मतलब p को अंश, q को हर बोलेंगे। अंश बटा हर के रूप में है तो परिमेय संख्या है। 4/7 परिमेय संख्या है। 0.25 भी परिमेय संख्या है। 1.25 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे भी py के रूप में लिख सकते हैं। 0.6 पर रेकरिंग यह भी परिमेय संख्या है और 5.27 पर रेकरिंग यह भी परिमेय संख्या है। रेकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग, ये बार बार रिपीट होते हैं। जैसे 0.6 पर रेकरिंग है, इसका मतलब है 0.6666 ये डॉट 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 चलता जाएगा, इसका कोई अंत नहीं है। तो 5.27 पर रेकरिंग का मतलब हुआ 5.272727 डॉट 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 ये चलता ही जाएगा, इसका भी कोई अंत नहीं है। मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है, यह भी नॉन टर्मिनेटिंग है, यह भी नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है, और इसलिए यह परिमेय संख्या है, यह भी परिमेय संख्या है। 1.25 भी परिमेय संख्या है। डेसिमल के बाद जिसका अंत हो जाता है, रिपीटिंग नहीं होता है, जिसका अंत हो जाता है उसको हम परिमेय बोलते हैं। 0.25 भी परिमेय है, 1.25 भी परिमेय है। और अब हम बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं की। तो अपरिमेय संख्याएं उन्हें कहते हैं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, यानी कि अंश बटा हर के रूप में हम उन्हें नहीं लिख सकते हैं। वैसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे √2, √3, √5, पाई। √2 को हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। परिमेय संख्या में हम 2 को p/q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? 2 को हम लिखेंगे 2/1, 5 को लिखेंगे 5/1, लेकिन इसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, क्यों नहीं लिख सकते हैं? √2/1 लिख दें, p/q के रूप में हो गया। लेकिन यह गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि p/q के फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन p और q दोनों ही पूर्णांक होने चाहिए, दोनों ही इंटीजर होना चाहिए। और यह इंटीजर नहीं है, यह पूर्णांक नहीं है, क्योंकि इसका एक अलग वैल्यू होता है, पूर्णांक यह नहीं है। इसलिए √2/1 लिखना परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। p/q का फॉर्म में हो सकता है लेकिन परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि परिमेय संख्या का शर्त यह है कि p/q के रूप में होना चाहिए और p और q दोनों ही पूर्णांक होना चाहिए, और उस शर्त को यह पूरा नहीं करता है। इसलिए √2 परिमेय संख्या नहीं है, √3 परिमेय संख्या नहीं है, √5 परिमेय संख्या नहीं है, पाई भी परिमेय संख्या नहीं है। मतलब ये सभी अपरिमेय संख्याएं हैं। परिमेय और अपरिमेय को सीधे शब्दों में कहें तो परिमेय संख्याएं वे होती हैं जिनका हम पूरी मान निकाल सके, यानी कि परिमाण निकाल सके। परिमेय परिमाण याद रखिएगा। परिमेय संख्याएं वे होती हैं जिनका पूरी परिमाण हम निकाल सकें, और अपरिमेय संख्याएं वे होती हैं जिनका पूरी परिमाण हम नहीं निकाल सकते हैं। जैसे 0.10, 1001, 0001 ये चलता ही जा रहा है। ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है। यहाँ पर भी वैसा ही है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है, और रिपीटिंग होने के कारण यह परिमेय हुआ है, यह भी रिपीटिंग होने के कारण परिमेय हुआ है। लेकिन यह नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, इसलिए यह परिमेय संख्या नहीं है बल्कि अपरिमेय है। उसी प्रकार से 2.235792512563235, इसमें हम देख रहे हैं क्या, इसमें भी नॉन रिपीटिंग है। संख्याएं तो बार बार आ रही हैं लेकिन रिपीटिंग नहीं है, एक पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है, हर जगह पे अलग अलग हमको नंबर मिल रहे हैं, इसलिए यह भी क्या है, अपरिमेय। इसका पूरी परिमाण नहीं निकल सकता। √2 का हम यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका वैल्यू कितना होता है 1.412, 1.4142135
डॉट 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 बहुत सारा वैल्यू होता है, आगे और भी वैल्यू है इसका। उसी प्रकार से √3 का भी इसका हम और आगे वैल्यू लिख सकते हैं, √5 का भी और आगे वैल्यू लिख सकते हैं। इसलिए ये भी परिमेय नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं है। तो हम लोग कहीं पर अगर √2 का वैल्यू रखते हैं तो कुछ डिजिट तक रखते हैं, 1.41 तक रखते हैं या फिर 1.414 तक रखते हैं। इसी प्रकार से √3 का वैल्यू जब हम लोग लिखते हैं तो इसका वैल्यू हम लोग रखते हैं 1.732 तक रखते हैं या फिर 73 तक भी रखते हैं, जिसकी जितनी मर्जी उतना रख लेता है। एक अप्रोक्स वैल्यू मिलता है हम लोग को। √5 का वैल्यू हम लोग लिखते हैं तो 2.23 लिखते हैं या फिर 2.236 लिखते हैं अपने आवश्यकता के अनुसार। एक अप्रोक्स वैल्यू हम लोग लिखते हैं 2.23 को √5 का वैल्यू मान लिया जाता है, लेकिन इसका पूरा परिमाण नहीं निकलता है, यह एक अपरिमेय संख्या है। तो आप लोगों को समझ में आ गया परिमेय संख्या किन्हें बोलते हैं, अपरिमेय संख्या किन्हें बोलते हैं। एक बार शॉर्टकट में रिवीजन कर लेते हैं। वैसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है उनको परिमेय संख्या कहते हैं। और q का बराबर वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 अगर q हो गया तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई मतलब नहीं है। जैसे 4/0 इसका कोई अर्थ नहीं है, इसको हम लोग इन्फिनिटिव बोलते हैं, इसका कोई अर्थ नहीं है 0 के बराबर। 0 भी नहीं बोल सकते इसको, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। 5/0 इसका भी कोई मतलब नहीं बनता है। तो q 0 नहीं होना चाहिए, p और q पूर्णांक होना चाहिए। ये सभी क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। इन सभी को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। अभी हम लिख के बताते हैं। यहाँ पर जितनी संख्या इन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, क्योंकि इसका p/q का वैल्यू आप क्या लिखेंगे, कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि तो अंत होने वाला है नहीं। आप कैसे उसको लिख सकते हैं, आप इसको भी नहीं लिख सकते हैं, इसलिए अपरिमेय संख्याएं हैं। वैसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है वे संख्याएं कहलाती हैं अपरिमेय संख्याएं। तो आप लोगों को परिमेय और अपरिमेय संख्या समझ में आ गई होगी। अब हम कुछ संख्याओं को p/q के रूप में लिख के दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर लिखी गई संख्याएं हैं, हम इधर मिटा रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि इन सबको p/q के रूप में कैसे लिखें। तो 2 को आराम से लिख सकते हैं। 2 का मतलब हो गया 2/1 परिमेय संख्या है, p/q का फॉर्म में है। 5 हो गया 5/1, यह भी परिमेय संख्या है। उसी प्रकार से 0 हो गया 0/5 या फिर 0/4, कुछ भी लिख दीजिए, 0/-2 कुछ भी लिख दीजिए, तो 0 भी परिमेय संख्या है। अब हम बात करते हैं 0.25, यह p/q के फॉर्म में किस प्रकार से है। यह तो डेसिमल फॉर्म में है, तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं p/q के रूप में। किस प्रकार से, 0.25 को हम लिख सकते हैं 25/100, यह परिमेय संख्या है क्योंकि p/q के फॉर्म में आ गया। 1.25 को भी हम लोग लिख सकते हैं 125/100, यह भी परिमेय संख्या p/q के फॉर्म में आ गया। अब कुछ संख्याएं हैं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख करके दिखाते हैं। यह परिमेय संख्या है, यह भी परिमेय संख्या है क्योंकि p/q के फॉर्म में है। अब हम बात करते हैं इसकी। अब हम बात करते हैं 0.6 पर रेकरिंग की। 0.6 पर रेकरिंग, इसे p/q के रूप में कैसे लिखेंगे, तो इसको हम आराम से लिख सकते हैं। 0.6 का मतलब होता है 0.6666, ये चलता जाएगा, ठीक है। तो हम लोग दोनों पक्षों को 10 से गुना कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों को दोनों पक्षों को 10 से गुना करने पर हमको क्या मिलेगा, 10 गुना 0.6 पर रेकरिंग इक्वल टू 10 से गुना होगा तो डेसिमल कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। 6.6666 चलता जाएगा क्योंकि 6 पर रेकरिंग है, 10 से गुना किए डेसिमल यहाँ चला गया, चलता जाएगा। इसको हम कर देते हैं समीकरण 1 और इसको कर देते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को आप घटा दीजिए तो आपको मिलेगा 10 गुना 0.6 पर रेकरिंग माइनस 0.6 पर रेकरिंग इक्वल टू 6.666 डॉट 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 चलता जाएगा माइनस 0.666 ये चलता जाएगा। यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 10 कॉमन हो जाएगा, 10 कॉमन नहीं होगा बल्कि 0.6 कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर 0.6 पर रेकरिंग कॉमन हो जाएगा तो हम लोग को क्या बचेगा, 10 माइनस 1 ये बचेगा। और लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 0.6 पर रेकरिंग इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करेंगे 6.66 में से, जिसको माइनस करेंगे तो हम लोग का यहाँ पर सिर्फ 6 बचेगा। और हम लोग इसको बोल सकते हैं इस प्रकार से, आप लोग को दिख रहा है कि नहीं, तो उधर लिखना पड़ेगा।
लिख सकते हैं 9 इंटू 0.6 पर रेकरिंग इक्वल टू 6। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ मिटा के लिख रहे हैं, या हम लिख सकते हैं 0.6 पर रेकरिंग इक्वल टू 6/9 यानी कि 2/3 हम इसको लिख सकते हैं। ये हो गया 0.6 पर रेकरिंग इक्वल टू 2/3। तो हम लोग पी बाई क्यू के रूप में इसको लिख सकते हैं। इसी प्रकार से आगे जो भी संख्याएं रहेंगी रेकरिंग वाली सभी को आप पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं और ये परिमेय संख्याएं होंगी। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म की। परिमेय संख्या का स्टैंडर्ड फॉर्म उसका सरल रूप होता है। जैसे उदाहरण लेते हैं, जैसे हम लेते हैं 4/6, यह भी एक परिमेय संख्या है, 2 का पारस कट जाएगा 2/3, ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। इसमें HCF 1 होगा। जब भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे HCF कितना निकलेगा, 1 निकलेगा। इसको ठीक से लिख देते हैं। HCF अगर हम लोग निकालें इसका 2,3 का 2 और 3 का निकालें तो 1 निकलेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। पहला उदाहरण हो गया। दूसरा लेते हैं 0.25, इसको अगर हम डेसिमल फॉर्म या फ्रैक्शन में करें यानी कि परिमेय संख्या के रूप में इसको लिखें, P/Q के रूप में इसको लिखें, हम लोग लिखेंगे 25/100। 25/100 लिखेंगे यानी कि 25 चौके 100 और ये कट के हो गया 1/4 और HCF जब हम लोग निकालेंगे इसका 1 और 4 का तो आएगा 1। उसी प्रकार से हमने अभी लिखा था 0.6 पर रेकरिंग का वैल्यू आया था 2/3 और यहाँ भी HCF निकाले हम लोग, HCF निकाले किसका 2 और 3 का तो हमको मिलेगा 1। यानी कि परिमेय संख्या को हम लोग लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, सरल रूप में लिखेंगे और सरल रूप में जब भी कोई परिमेय संख्या होता है तो उसका HCF होता है 1। इसको याद रखिएगा क्योंकि अगले क्वेश्चन में इसकी जरूरत पड़ने वाली है। अब हम कुछ प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह का प्रश्न 10वीं कक्षा के मैथ बुक में है आप लोगों का, आप लोग देख लीजिएगा और शायद 9वीं कक्षा में भी है, तो जिसमें भी हो आप समझ लीजिए, आपको जरा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इसको कैसे प्रूव करना है, सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, मतलब इरेशनल नंबर है। तो हम लोग प्रूफ देने के लिए क्या करेंगे, इसको मान लेंगे। क्या मान लेंगे, √3 एक अपरिमेय है तो हम परिमेय मान करके बनाएंगे। लिखेंगे माना √3 एक परिमेय संख्या है, √3 एक परिमेय संख्या है, इसको हम परिमेय संख्या मान लेते हैं। इसलिए जब परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप में जाहिर सी बात है होगा, तो √3 इक्वल टू P/Q, जहां पर क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यानी कि PQ का जो HCF है, PQ का HCF है, इसको हम ऐसे लिखते हैं, जहां HCF ऑफ मतलब PQ का HCF, P और Q का HCF जो है वो है 1 है, यानी कि P और Q सह अभाज्य हैं, इनका HCF 1 होता है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया कि जब भी स्टैंडर्ड फॉर्म में होती है कोई परिमेय संख्या तो उसको P/Q के रूप में लिखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं और उसका HCF क्या होता है 1 होता है। तो P और Q का HCF क्या होगा 1 होगा। या √3 का अगर स्क्वायर कर दें तो हमको मिलेगा P²/Q²। और √3 का स्क्वायर कितना होता है आप जानते हैं, किसी भी संख्या का रूट को अगर स्क्वायर करते हैं तो वही संख्या हमें मिल जाती है। यह 3 का रूट है और 3 के रूट को स्क्वायर करेंगे तो हमें 3 ही मिलेगा, यानी कि √3 का स्क्वायर हमको मिलेगा 3 इक्वल टू P²/Q²। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि Q का जो स्क्वायर है वो होगा P²/3। समझ में आ रहा है। इसको हम कर देंगे समीकरण 1 क्योंकि इसका जरूरत पड़ने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, Q² P²/3 है, इसका मतलब 3 क्या कर रही है, P² को विभाजित कर रही है। हम लिखेंगे या 3 P² को विभाजित करती है, विभाजित करती है, ये हमने लिख दिया। या 3 P को विभाजित करती है, विभाजित करती है।
यहाँ पे इसलिए लिखिएगा, इसलिए 3p को विभाजित करती है। अब यहाँ पर आप कुछ सवाल उठा सकते हैं कि 3p² को विभाजित करती है तो क्या जरूरी है कि 3p को भी विभाजित करती है? तो यह एक थ्योरम भी है, आपने पढ़ा होगा, और ये एक फैक्ट भी है कि कोई भी संख्या किसी संख्या के स्क्वायर को विभाजित करती है तो उस संख्या को भी विभाजित करती है। इसका एक छोटा सा प्रूफ दे रहे हैं कि 3 81 को विभाजित करती है। 81 किसका स्क्वायर है? 9 का स्क्वायर है। 3 9 को भी विभाजित करती है। एक और उदाहरण देते हैं, 2 4 को विभाजित करती है। 4 किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है, तो 2 को विभाजित कर रही है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 3 p को विभाजित करती है। इसका मतलब है 3 p का एक गुणनखंड है, फैक्टर है, गुणनखंड है, तभी तो विभाजित हो रहा है। ये हो गया। इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जब 3 से विभाजित हो रहा है तो p को हम लिख सकते हैं, क्योंकि एक गुणनखंड है, इसको किसी संख्या से गुना करेंगे तो p आएगा, तो उस संख्या को हम लोग c मान लेते हैं। इसलिए p = 3c माना। क्यों मान लिया 3c? क्योंकि 3 से विभाजित हो रहा है, p विभाजित हो रहा होगा तो कुछ संख्या से विभाजित हो रहा होगा। अगर हम बात करते हैं कि 5 10 को विभाजित करता है, 10 5 से विभाजित हो रहा है कितना बार में? 5 दूनी 10। उसी प्रकार से यहाँ p 3 से विभाजित हो रहा है तो कितना बार में हो रहा है? तो हम मान लेते हैं कि वो c बार में विभाजित हो रहा है। कितना बार में हो रहा है? c बार में, मतलब c या p होता है, ऐसा हम लोग मान लेते हैं। तो इसी फैक्ट को ध्यान में रख करके आगे बढ़ना है। अब p का मान रख दीजिए समीकरण 1 में। p का मान समीकरण 1 में रखने पर हमको क्या मिलता है, ध्यान दीजिएगा। समीकरण 1 देख लीजिए क्या है, q² = है p²/3। तो हम लोग लिखेंगे q² = p²/3 बराबर p² की जगह पे 3c का स्क्वायर लिख देंगे, 3c का स्क्वायर/3, और बराबर लिखेंगे हम लोग 9c का स्क्वायर/3, और 3 तिया 9 ये कट जाएगा, या q² जो है वो हो जाएगा 3c का स्क्वायर। q² क्या हो जाएगा? 3c का स्क्वायर। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं c² = q²/3। हम यह लिख सकते हैं क्योंकि c यहाँ पे 3c है तो ये 3 गुना में है, इसको डिवाइड में लिख सकते हैं, और c² को अगर लिखेंगे तो q²/3 लिखेंगे, q²/3। अब इससे क्या पता चलता है? अब हम इस बार में लिखते हैं, इसको मिटा करके 3 q² को विभाजित करती है। जब बटा में आ गया तो विभाजित तो करती ही है, या 3 q को भी विभाजित करती है। तीन q को भी विभाजित करती है, या 3 q का एक गुणनखंड है। गुणनखंड है। एक चीज हमें आ गया कॉमन, क्या आ गया कि 3 जो है, यहाँ पर देख लीजिए 3 p का एक गुणनखंड है और 3 q का भी एक गुणनखंड है, यानी कि इसलिए 3 p तथा q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। क्या है? उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ये क्या है? यह विरोधाभास है ना, विरोधाभास की स्थिति है। यह विरोधाभास की स्थिति है। कौन सा विरोधाभास का है? स्थिति है कि यह विरोधाभास की स्थिति है कि p तथा q
P तथा Q को प्राइम है। यहाँ सह अभाज्य भी लिख सकते हैं आप। यह विरोधाभास की स्थिति है कि P तथा Q को प्राइम है, क्योंकि P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक नहीं है बल्कि 3 है, और हमने यहाँ पर लिखा है कि P और Q का HCF जो है सो 1 होता है। तो विरोधाभास हो गया। हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि HCF 1 है और यहाँ पर आ रहा है HCF 1 नहीं है। तो ये एक विरोधाभास की स्थिति है, कॉन्ट्राडिक्शन है, और इसी कॉन्ट्राडिक्शन को लेकर के हम बोल सकते हैं कि हमने जो माना है वह गलत है, क्योंकि अगर HCF 1 होता तो यह हो सकता था परिमेय होता, लेकिन HCF 1 है ही नहीं, तो यह परिमेय नहीं है बल्कि क्या है, अपरिमेय है। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 एक अपरिमेय संख्या है। किस कारण? विरोधाभास के कारण। कौन सा विरोधाभास? हमने कहा कि HCF PQ का 1 होगा, लेकिन 1 नहीं आया। परिमेय माने थे इसलिए 1 आया था, तो 1 जब नहीं आया तो परिमेय नहीं है, तो क्या होगा? परिमेय होगा। इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। एक और प्रश्न को हम देखते हैं। सिद्ध करें कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। हमको इसको प्रूफ करना है। तो यह पहले वाले प्रश्न से और भी आसान है। कैसे? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, माना 2√3 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय के विपरीत परिमेय मान लेते हैं, परिमेय संख्या है। इसलिए 2√3 इक्वल टू P/Q, जहां क्या होगा? HCF जो होगा P और Q का वो हो जाएगा 1, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है 1। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, √3 इक्वल टू P/2Q। अब क्या है कि P तथा Q 2Q बोले, कुछ भी संख्या है कि उसको 2 से गुना करते हुए एक संख्या बनेगा, तो 2Q बोलते हैं। P तथा 2Q पूर्णांक हो जाएंगे, पूर्णांक है। इसलिए यह क्या है? P/2Q परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए P/2Q क्या है? एक परिमेय संख्या है। P/2Q परिमेय संख्या है। लेकिन अभी हमने प्रूफ किया थोड़ा देर पहले ही कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। समीकरण 1 से P/2Q एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ आप लिख सकते हैं, यहाँ लिख दीजिए, लेकिन समीकरण 1 से P/2Q एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास की स्थिति है। विरोधाभास है ना? यह विरोधाभास की स्थिति है। यह विरोधाभास की स्थिति है। यह विरोधाभास की स्थिति है। क्या विरोधाभास है? हमने यहाँ पर कहा HCF 1 होगा, इसलिए यह परिमेय संख्या है। अब P और 2Q को देखें तो ये पूर्णांक है, और पूर्णांक जब P/Q के फॉर्म में होते हैं, अंश बटा हर के फॉर्म में होते हैं, तो परिमेय संख्या होती है। तो P/2Q क्या है? एक परिमेय संख्या है। लेकिन समीकरण 1 में हम देख रहे हैं कि P/2Q क्या है? एक अपरिमेय संख्या है ना? क्यों? यहाँ लिख दीजिए, यहाँ ये भी, इसको भी लिख दीजिए, क्योंकि √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। हमने अभी थोड़ी देर पहले ही प्रूव किया कि √3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, और इसलिए समीकरण 1 में यह अपरिमेय संख्या है, तो यह भी अपरिमेय होना चाहिए, लेकिन यह परिमेय आ रहा है। समीकरण 1 से P/2Q एक अपरिमेय संख्या है, और हमने कहा कि यह परिमेय संख्या है, तो अपरिमेय आ रहा है, हम परिमेय बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि यह विरोधाभास की स्थिति है। हमारा ही बात हमको संतुष्ट नहीं कर रहा है, यह विरोधाभास की स्थिति है। और विरोधाभास इसलिए है क्योंकि हमने गलत मान्यता लिया है, √3 एक परिमेय संख्या है ना? अतः
हमारा मान्यता गलत है। 2√3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है।